हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्रा जी, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस समय लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में अपने आप को मजबूत करने के लिए काम कर रही है, इस पर उनका क्या कहना है। सर, लगातार अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव अलग अलग राज्यों के दौरे पर हैं, मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, राजस्थान के दौरे पर हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि अब उनको राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी सीटें चाहिए। क्या लगता है आपको कि विपक्षी एकता जिस तरीके की ये हुई है, इसका क्या भविष्य देखते हैं आप, जिस तरीके से लगातार सीटें के बंटवारों को लेकर बयानबाजी हो रही है? देखिए, ये उनका अपना मामला है। उन लोगों ने एक संगठन बनाया है, वो जहाँ भी लड़ना चाहें। भारतीय जनता पार्टी को इस बात की परवाह नहीं कि कौन लड़ता है कौन नहीं लड़ता। सीटों का बंटवारा आपस में उनके लिए एक लड़ाई का विषय बन गया है, चूँकि सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने अपने वादे हैं। उस हिसाब से उन लोगों का जो संघर्ष है वो चलता रहेगा और इसी संघर्ष की पराकाष्ठा होती है जब चुनाव का परिणाम आता है। तो फिर ये आपस में जिस तरीके से मुँह निचौवल करते हैं, आपने देखा होगा कि जब भी 14 का चुनाव, 17 का चुनाव, 19 का चुनाव, 22 का चुनाव, अगर इन 4 चुनावों के परिणामों पर नज़र डालेंगे तो समय समय पर ये गठबंधन, ये बेमेल गठबंधन में अलग अलग लोग जुड़ते हैं, टूटते हैं। कोई गठबंधन 14 का नहीं है जो आज जुड़ा हो। 17 में अलग गठबंधन था, 19 में अलग था, 22 में अलग था। न जाने कितने उसके बाद भी चुनाव हुए। गाँव में ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ, शहरों में नगर निकाय के चुनाव हुए। परिणाम आपके सामने है, उत्तर प्रदेश से लेकर देश तक। तो ये सत्ता का संघर्ष है। ये वो लोग किसी तरह से सत्ता हासिल करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने अब वो खड़े होने की स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से संगठनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और ग्रास रूट लेवल पे जिसको आप कहते हैं, हमारे पास इतने कार्यकर्ता हैं। वो जिस तरीके से मेहनत करते हैं, संगठन अपना रात और दिन काम करता है। वो लोग मौसमी लोग हैं। चुनाव का मौसम आता है, इसके पहले आपने देखा, चाहे कोरोना का काल हो, मुख्यमंत्री के तौर पे उत्तर प्रदेश के मुखिया रहे वो, उनकी भूमिका क्या थी उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए। कोरोना के काल में कोई भी जनप्रतिनिधि किसी और दल का आपको दिखा हो, भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही सड़कों पर काम करता रहा, लोगों को जनता के बीच में काम करता रहा। तो हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, रात और दिन, लोग कहते हैं वो सदैव चुनाव के लिए काम करती, चुनाव के लिए नहीं, वो सदैव अपना काम करती रहती है। चुनाव तो आते जाते रहते हैं। हमारी तैयारियां 100% परफेक्ट होती हैं, क्योंकि हम संगठन में कहीं भी 1% भी कोई कमी नहीं छोड़ते। तो हमसे लड़ना, भारतीय जनता पार्टी से लड़ना कठिन है। चुनाव आता है तब इन लोगों की कलई खुल जाती है। ये लोग जब समाज के बीच में जाते हैं तो पता चलता है कि संगठन उनका ज़ीरो हो चुका है। सड़कों पे जिस कांग्रेस का गठबंधन बना है इनके साथ, आज कांग्रेस का एक भी संगठन जिले स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे, ग्राम स्तर पे, हमारी संरचना है कि हम बूथ स्तर पे हैं, शक्ति केंद्र स्तर पे हैं। मतलब आप कल्पना नहीं करते कि भारतीय जनता पार्टी ने किस लेवल पे जाके कार्यकर्ताओं का एक फ़ौज तैयार करके रख दिया है। इनकी लड़ाई हमारे कार्यकर्ताओं से, हमारी पार्टी से वो क्या लड़ेंगे? पहले जाके वो बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ताओं से लड़ लें, उनको अपनी औकात पता चल जाएगी। कांग्रेस से पहले भी एक बार गठबंधन हो चुका है, समाजवादी पार्टी अब फिर से कांग्रेस के साथ में ही है। कई बयानबाजी इन दोनों के बीच में पहले हो चुकी है गठबंधन के बाद, लेकिन अब जब सीट बंटवारा, मेरा सवाल सिर्फ ये है एग्जैक्टली कि अगर सीट बंटवारे को लेकर अगर चर्चा होती तो राजनीतिक रूप पर, पॉलिटिकली आप किस तरीके से इसको देखते हैं कि क्या इन दोनों में सीट बंटवारे को लेकर एक सहमति बन सकती है? देखिए, चुनाव जैसे जैसे करीब आता जाएगा, इनकी दरारें आपस में बढ़ती जाएंगी। एक बेमेल गठबंधन है और ये स्वार्थ सिद्धि का एक माध्यम है। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करना चाहते हैं और किसी तरह से इनको लगता है कि अगर इस बार गए तो सदैव के लिए शायद इनकी वापसी राजनीति में, राजनीतिक रूप से ये लोग शून्य हो जाएंगे। तो एक सारे दलों का एक गठबंधन है, लेकिन परिणाम आने पर देखिएगा कि 2024 के बाद इनका हश्र क्या होगा। इसलिए कि ये सब एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, सब आज एक हुए हैं। लेकिन ये चुनाव में जब सीटों की बात जहाँ तक का सवाल है, ये सीट के बंटवारे को लेकर किस कदर ये लड़ जाएंगे और लड़ने के बाद ये गठबंधन स्थायी रहेगा चुनाव तक 2024 के, ये बहुत कठिन प्रश्न है।
ओवैसी के बयान लगातार आते रहते हैं, ओवैसी ओवैसी लगातार बयान देते हैं। अब उनका बयान आया है कि कभी भी मुसलमानों के साथ दोबारा जिस तरीके से लोकसभा में जो बयानबाजी हुई उसको लेकर कभी भी कोई भी वाद विवाद हो सकता है, मॉब लिंचिंग हो सकती है, क्या कहेंगे उसको? देखिए, उनका काम है अपने कौम के लोगों को डरा डरा के अपने पाले में खड़ा करना। वो एक क्षेत्र के नेता हैं, एक शहर के नेता हैं, राज्य भी नहीं कह सकते आप। एक क्षेत्र के लोगों को तो डरा के अपने पीछे कर लिया, लेकिन इस देश के मुसलमान ओवैसी के पीछे नहीं खड़े हैं। इस देश का मुसलमान बहुत जागरूक हो चुका है, बहुत पढ़ा लिखा मुसलमान है। वो एक बड़ा तबका है जो आज उनके इन विचारों से सहमत नहीं है। कब तक डराओगे, कब तक झूठे वायदे करोगे? समाजवादी पार्टी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को बरगला बरगला के सत्ता हासिल करती रही, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस देश का मुसलमान इन लोगों के इन झूठे वादों में फंसेगा? नहीं फंसेगा। उनको सिर्फ मुस्लिम की बात करने के सिवा वो उनको लिए न देश से मतलब है, न अपने राज्य से मतलब है, न हिंदुस्तान की किसी और जाति बिरादरी, मतलब एक सीमित दायरे में जीने के ये लोग आदी हो चुके हैं। और मुसलमान अब इन लोगों के झांसे में आने वाला नहीं है। मुसलमान बहुत जागरूक हो चुका है। मुसलमान भी इस देश में राष्ट्रवादी हो चुका है और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वो भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और आने वाले दिनों में देखिएगा जिस तरीके से हमारी 3 तलाक के मुद्दे पर इस देश की हमारी महिलाएं बहनों ने साथ दिया भारतीय जनता पार्टी का, आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी से जिस तरीके से मुस्लिम बंधुओं का जुड़ाव बढ़ता जा रहा है, हमारी रैलियों में जिस तरीके से मुस्लिम लोगों की भीड़ उमड़ रही है, वो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि इस देश का मुसलमान भी राष्ट्रवादी धीरे धीरे वो परिवर्तित हो रहा है। और एक समय ऐसा आएगा कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर देश का मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा। अंतिम सवाल है सर, लगातार महिला आरक्षण को लेकर जिस तरीके से चर्चा चल रही है, अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी उसको लागू किए जाने का प्लान बन रहा है, क्या है इसमें पीछे, क्या पूरे प्रारूप के तहत आप लोग काम कर रहे हैं? इसी को तो कहते हैं डबल इंजन की सरकार। केंद्र की हर नीति का अपने प्रदेश में लागू करना का कहे से कि केंद्र के लिए उत्तर प्रदेश जितना महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश के लिए केंद्र की सरकार और केंद्र भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम दोनों एक दूसरे के पूरक बन के काम कर रहे हैं। तो कहीं से कोई भी चीज़ जो देश हित में है, जो राष्ट्र हित में है, अगर केंद्र ने उसको लागू किया, मैं जिस विभाग का मंत्री हूँ आपको बताऊँ कि आयुष मंत्रालय का 9 नवंबर 2014 को केंद्र की सरकार में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने गठन किया। लेकिन चूँकि उत्तर प्रदेश में उस वक्त अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उन्होंने 3 वर्षों तक आयुष मंत्रालय के गठन को रोके रखा। हम बधाई देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि 2017 में जब सरकार बनी तो उन्होंने तत्काल पहला जो महत्वपूर्ण काम किया कि आयुष मंत्रालय का उत्तर प्रदेश में गठन किया। तो इन्हीं के लिए कहा जाता है कि डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकारों का होना ज़रूरी है। केंद्र की हर योजना जब ज़मीन के स्तर पर तभी लागू हो पाती है। हम किसी केंद्र का पैसा किसी मद में चलता है, उस पैसे का ये बंटाधार कर देते हैं। कोई कभी साड़ी बांट देता है, कोई कभी लैपटॉप टैबलेट बांट देता है। आज केंद्र की योजना अक्षरशः लागू होती है हर गरीब तक, आखिरी व्यक्ति तक। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि उस आखिरी व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, आज वो मिल रहा। आज दोनों जो डबल इंजन, इस बार नगर निकायों के चुनाव ने हमको ट्रिपल इंजन बना दिया है। तो इसका मतलब है कि कोई विभेद नहीं और 1 सेकंड की देरी केंद्र की योजनाओं को लागू करने में। वैसे ही यह बिल है, तत्काल उत्तर प्रदेश के सदन में भी पारित होकर एक नया कानून बनेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए। ये थी दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, इनका साफ तौर पर कहना था कि केंद्र की जो योजनाएं हैं उनको पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में उतारने का काम सरकार लगातार पहले वर्ष से कर रही है और आगे भी करेगी। कैमरामैन सर्वजीत के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।